तो सबसे हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, और हम लोग आज इन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पहले समझते हैं सर्किट में एक्चुअली में है क्या। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली में क्या है आपको पता होगा। यहाँ पे हम लोग पावर सोर्स देते हैं, दैट इज़ योर बैटरी, ठीक है। बड़ा वाला जो लार्ज है वो प्लस एंड माइनस इज स्मॉल। एंड देन क्या करते हैं हम लोग, जब इसमें यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्विच। जैसे हम स्विच को क्लोज कराते हैं ना, तो होता क्या है कि यहाँ हाई, यहाँ वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज V मतलब यहाँ पे हाई हो जाता है, और यहाँ पे वोल्टेज लो, ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है। तो होता क्या है, सर्किट ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब सर्किट अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे से उनको एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू हो जाते हैं। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू हो जाते हैं किधर से, हाई टू लो। इलेक्ट्रॉन मूव होना चालू हो जाते हैं हाई टू लो। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं ना, साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी मूव होता है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को यहाँ जब वोल्टेज हाई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ना, उतना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, आउटपुट। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो, कोई यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दो, वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, ठीक है। आप हम करंट को भी अभी मेजरमेंट करेंगे, कैसे करंट को मेजरमेंट करते हैं। तो सिस्टम बेसिकली समझ में आया है कि सारा क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हम सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ना, तो इट मीन्स कि हम लोग ना उसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो इट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी सर्किट वर्क कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, जैसे मैं यहाँ से सर्किट को ओपन कर दूंगा, तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा और यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये थी हमारी बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए था। हम समझने वाले हैं अब मैथमेटिकली प्रूफ क्या है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अगर आप बात करो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जो हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया था ना इस तरीके से, अब यहाँ से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहाँ से 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस कॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हमारा I रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, I रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड। दिस इज योर फॉर्मूला। इसको हम इस तरीके से हम लोग, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मेरा N है वो मेरा क्या है, चार्ज है। टोटल चार्ज कितना मूव कर गया, Q रिप्रेजेंट करेगा किसको, चार्ज को, ये रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस भी हो सकता है NE। दिस इज योर टोटल चार्ज। कभी भी आपको टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और यहाँ पे जो E है ना, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक्चुअली में SI यूनिट अगर बात करें, अब SI यूनिट हम सबकी बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज जिसे हम Q से डिनोट करेंगे या स्मॉल Q से डिनोट करेंगे, क्या होती है, C मीन्स कूलम, C मीन्स कूलम। दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहे हैं 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो कितनी इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो एक्चुअली में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसमें ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये है। तो इसका नेक्स्ट अगर फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। कैपिटल Q लिखा मैंने, Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज, क्योंकि Q की वैल्यू क्या है, NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बोला है कि आपको दे दिया गया है कि बताओ, मैंने 1 कूलम दे दिया आपको। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैलकुलेट करो। बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखो मतलब जो हमारा Q की वैल्यू दे रखी है 1C, ठीक है, और Q इक्वल टू होता है हमारा कितना N, यानी हमें क्या फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 कूलम, यहाँ वैल्यू हमें दे रखी है 1, यहाँ से हमने पुट कर दिया 1 इक्वल टू N इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता होती है, ई की वैल्यू पता होती है हमें कितनी होती है की वैल्यू, पीछे वहाँ पे भी दिखाई थी हमें ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये डिनोमिनेटर चला जाएगा, N इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N इक्वल टू ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है 1.6। इसे कैलकुलेट करने में कितनी देर लगनी है भाई, इसे कैलकुलेट करने में कितनी देर, कैलकुलेट करो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि एक काम करते हैं, इसे 100 लिख देते हैं, यानी 2 जीरो मैंने घटा दिया, यहाँ से 2 जीरो घटाए तो 100 बन गया इधर, 10 स्क्वायर ना, 10 की स्क्वायर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये क्या है 1.6। अब इसे डिवाइड करवा लो, यानी कि 100 को 100 ना लेके 1000 लो आप, 1000 में पूरा चला जाएगा। 3 जीरो हटा दिए हमने, 3 जीरो यहाँ पे लिख दो, जब तक पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसे पूरा डिवाइड करा लो, यानी कि 1000 को आप डिवाइड करा लो 1.6 से, 1 जीरो हटा दो, 1 जीरो और लगा दो, अब डिवाइड कराते रहो, ठीक है, जितना आंसर आ जाए वो आप देख लेना। लेकिन n, जो वैल्यू ऑफ n है, n ना तो कभी निगेटिव आएगा, ना तो कभी फ्रैक्शन में आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ना तो कभी फ्रैक्शन में आएगा, ध्यान देना, फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं कभी आएगा। अब ये क्या है, हमेशा इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कैसा आएगा ये वैल्यू, हमेशा इंटीजर आने वाली है वैल्यू। देखो इसको एक बार समझने की कोशिश करो, ब्रेक करके इसे पूरा समझो, कितना समझ में आ गया भाई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यहाँ पे चार्ज निकलवाने के लिए दे देगा, चार्ज दे देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन में बताओ कितनी इलेक्ट्रिक करंट जाता है 1 सेकेंड में, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, हमेशा ये वैल्यू टाइम हमेशा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ ऑब्जर्व कर लो, जो आई होगा, आई की एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान देना, एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं। जो टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट होती है, सेम चीज़ें लिख देता हूँ, इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, सेकेंड को आप एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हो, स्मॉल एस से। फिर हमारा दे रखा है क्या, क्यू की एसआई यूनिट होती है कितना, कूलम को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, कैपिटल सी से, बस मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया, चार्ज मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं लिखवाया। यहाँ से हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। देखो इसको बड़े ध्यान से समझो, डेफिनेशन लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है हम देखते हैं। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है कि मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, फिर उसे हम लिखते हैं, यहाँ हम समझाते हैं। आप समझो कि यहाँ पे कोई हमारा चार्ज रखा है, निगेटिव, हमने कोई चार्ज ले लिया, ये चार्ज है तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये हमने कोई चार्ज रखा है, इस चार्ज की अपनी फील्ड है, और फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी हम चार्ज पार्टिकल लेके आए, कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्व करें चार्ज, देन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस चार्ज। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, क्या बोलते हैं इसे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस चार्ज की जो वैल्यू है कितनी है, 1 कूलम है। यूनिट का मतलब 1, 1 कूलम के चार्ज की वैल्यू को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे आप इसको ले जाने की पास करोगे तो 2 तरीके से आपको देखो, अगर मैं यहाँ, अगर ये तो नहीं बदल सकता आपका, ये आप सोर्स बदल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव से, डजंट मैटर। आप देखो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ निगेटिव ले रहा हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ले जाने की कोशिश करूँगा तो आराम से ये ले जाने देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उठाना तो पड़ेगा ही। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ले लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको मुझे इसके अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा। ये बोथ आर रिपेल टू ईच अदर बिकॉज सिमिलर चार्ज ऑर्बिटल रिपेल टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर मैं इसको अपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊं, एक्स्ट्रा इसमें वर्क डन करूं, तो ये ऑब्जेक्ट उठ के उसके पास चला जाएगा। तो क्या होगा कि मैंने इसमें वर्क डन किया, क्या किया, वर्क डन, डब्ल्यू किया वर्क डन। इसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की मैंने, कितना वर्क डन किया, डब्ल्यू वर्क डन किया मैंने, कितना वर्क डन, डब्ल्यू किया। और किसमें किया मैंने वर्क डन, चार्ज में, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज को उठा करके मैंने इसके अगेंस्ट, या तो इसके अगेंस्ट हो सकता है या तो इसके सपोर्ट में हो सकता है, बट मुझे कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ही। बहुत ज़्यादा मैंने फील्ड के दूर रख दिया है, ऑटोमेटिक सेटअप में खींच तो सकता नहीं, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन इसमें लगाना पड़ेगा। दैट इज एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज नोन एज योर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स एनर्जी, समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल मीन्स एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, और एनर्जी ही तो डिफाइन कर रही है हमारे वर्क डन को। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स कॉमन सेंस की बात करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ऑन, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज is known as पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। मुझे क्या करना पड़ा है, इसको उठा करके मुझे यहाँ ले जाना पड़ रहा है, ये तो सपोर्ट में है तो अगेंस्ट में, तो इट मीन्स पोटेंशियल में भी निगेटिव और पॉजिटिव। इट में बी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव कब होगा कि जब मुझे ये सपोर्ट करेगा, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा किसको, अगेंस्ट को। अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मुझे अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो ये हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पोटेंशियल का कैपिटल V से करते हैं और स्मॉल, दिस इज योर वर्क डन, W इज वर्क, Q इज योर चार्ज, ओके। और अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, देन SI यूनिट ऑफ वोल्ट, SI यूनिट बात करूँगा मैं, SI यूनिट ऑफ V, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट। और किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी SI यूनिट क्या हो सकती है इसकी, देखो वर्क डन क्या है, एनर्जी, वर्क डन एनर्जी, और एनर्जी क्या है, जूल पर कूलम, और इसकी क्या होती है, कूलम, और एनर्जी वर्क क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा एनर्जी दे देंगे उतना ज़्यादा वर्क करोगे, तो इट मीन्स वर्क क्या है, एनर्जी। तो जूल की जो एनर्जी SI यूनिट होती है वो होती है जूल, जूल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, और हमारा कूलम तो हमने इसे पहले बता रखा है। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल। बट पोटेंशियल में भी निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव का मीन्स है अगेंस्ट, हमें वर्क डन उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, यानी कि ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन करूँ मतलब क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, सपोर्ट लिख दो, अट्रैक्ट करेगा ये सिस्टम, यानी कि सपोर्ट लिख देते हैं इसको, यानी हमें सपोर्ट करेगा, तो वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, एक्चुअली में हमें जितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है इसको यहाँ से ले जाने के लिए, यानी कि कोई आउटर सिस्टम को जो एनर्जी लगानी पड़ रही है उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, गोल तक पहुँचाने के लिए, दैट इज़ योर पोटेंशियल। वो हमारी एनर्जी लग रही है, उसी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यही हमारा जो मैकेनिज्म है, जो भी इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म, वो वर्क करता है। इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम कहानी। अब इसको मैं यहाँ से लेकर के यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V। अभी एक पोजीशन में पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, V1 है। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेकर उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ कहीं रख दिया, तो यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफाइंड ए ट्रू पॉइंट, और हमेशा करना है फाइनल माइनस इनिशियल करना है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, दैट इज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सेम कहानी आने वाली है। अगर मैं एक सोर्स को इनफाइनाइट मान लूँ, दैट इज योर जीरो, सॉरी ये आपका जीरो हो जाएगा, ये अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। इतने आपके में नहीं आने वाला है। आप डिफरेंस निकाल सकते हो, दो डिफरेंस है, ठीक है। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है, इतना ध्यान देना है। नेगेटिव पॉजिटिव आपको पहले से नहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव करना है,
कुछ भी नहीं करना पॉजिटिव नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू दी पुट करना। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, इट मीन्स आप यहाँ समझना। नेगेटिव का मीनिंग पूछ सकता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो नेगेटिव का मीनिंग क्या है, अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और पॉजिटिव का मीनिंग है कि सपोर्ट। ठीक है, हमें हिंट मिल रही है। इट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग, हाँ, हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ हम लोग अब पूरे इस तीनों सारी चीज़ों को कंबाइन करने वाले हैं, कंपाइल करके देखने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है पूरा सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा हमने बेसिक कंसेप्ट तो बता ही दिया है, नेक्स्ट हम फर्दर कोशिश करते हैं समझने की। देखो, ये हमारा क्या हो गया, स्विच हो गई, सॉरी इट्स वेट हो गया इसमें, चलो ओके। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी समझ लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग एक चीज़ समझते हैं, सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें से आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन है आपके में एनसीईआरटी में शायद उसमें वो बनी है, टेबल बनी है, आप समझ सकते हो। हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, सबसे पहले मैं एक काम करवा देता हूँ आपको, ऐसा यूनिट लिखा देता हूँ, वो बाद में करवा देंगे ऐसा यूनिट आपको। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको सब पता होगा, बल्ब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, अभी अब सबके नाम आएंगे तो हम देखते जाएंगे ये करके किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका 5th पॉइंट आता है ओम्स लॉ। क्या आता है ये, ओम्स लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओम्स लॉ क्या है, इट वर्क्स when physical quantity like temperature must be constant। अगर आपका फिजिकल टेम्परेचर में फिजिकल में बहुत सारी बातें आती हैं, लेंथ ब्रेथ सब आता है, लेकिन आप बेसिक जो कंसेप्ट है मेन है जो, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक्चुअली में टेम्परेचर कभी कांस्टेंट रह नहीं सकता है, बिकॉज ये फर्दर कहीं पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब कोशिश की गई है, बहुत सारे ऐसे कंडक्टर बनाए गए कि कोई कांस्टेंट करने की कोशिश की, बट स्टिल ऐसा कोई अभी तक कंडक्टर नहीं बना है जो हमेशा कांस्टेंट रहे। हाँ, शुरुआत में ये वैलिड हो सकता है, किसी भी जब मानो ये वायर है, वायर में आप कोई करंट दे रहे हो, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन फर्दर ये वर्क नहीं करेगा। बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर तो राइज करेगा बिकॉज क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपस में कोलैप्स करते हैं, जब कोलैप्स करते हैं तो थोड़ी बहुत तो हीट प्रोड्यूस करेंगे ही, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में ही वो टेम्परेचर वेरी करने लगेगा, देन वेरी करने लगेगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। फिर भी हम बात करते हैं अगर वैलिड हो जाए, हम ऐसा लेट करके चलते हैं, लेट टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। हम मान के चल रहे हैं टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेंटेंस को, कोशिश करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर होगा, दो केस यहाँ पे बनने वाले हैं, तो देखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। व्हाट इज दिस सेंस ऑफ दिस, ये क्या है, इसका सिंबल क्या है, इन्वर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान देना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे ये वेरी करेगा, जैसे जैसे हम सोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डायरेक्टली करंट बढ़ता जाएगा। यानी कि हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 1 वोल्ट में 1 एम्पियर करंट बढ़ता है, तो 2 वोल्ट लगाएंगे 2 एम्पियर बढ़ेगा। कहीं पर भी हमें डिक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि कहीं पर हमें जितना बढ़ाया है उतना ही आउटपुट मिलने वाला है उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि बीच में वेस्ट नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट वैलिड इन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, इसको भी लिखते हैं V = IR। व्हाट इज द V = IR, समझते हैं। R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, I रिप्रेजेंट करता है करंट को, और V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को। मैंने R क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि कुछ ना कुछ तो मेरा जो टेम्परेचर है जो वेरी करने में मेरा जो पोटेंशियल है वेस्ट हो रहा है ना, उसको बैलेंस करने के लिए R का यूज किया गया है। एक्चुअली में R इज अ वर्क एज अ कोफिशिएंट। कैसे वर्क कर रहा है, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट की तरीके वर्क कर रहा है। कोफिशिएंट का मतलब तो पता होगा, मल्टीपल, यानी कि अगर v इक्वल टू वाई तो ऐसे कर ही नहीं सकता था, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है और उसके कारण क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है उस टेम्परेचर का। अगर जितनी भी रेजिस्टेंस आप सब बोलते हो ना, रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर को ही बैलेंस करता है। टेम्परेचर के कारण जो रिड्यूसमेंट होता है करंट में, पोटेंशियल तो बढ़ाते जाओ कुछ रिड्यूसमेंट होता है, वो बैलेंस करने का काम करता है। दैट इज कोफिशिएंट एंड नॉन एज रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका नाम क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ओके। और यहाँ पे ये वैलिड ही नहीं होगा। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, रिलेशन बिटवीन V एंड I, ठीक है ना, V वर्सेस I या V एंड I, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। अगर V यहाँ पे है, I यहाँ पे, ठीक है, और ग्राफ आपका कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, और ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। V और I का ग्राफ, ये V एंड I का रिलेशन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपकी बात हो सकती है, ठीक है। और इसको आप बहुत सारे फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर मुझे I निकालना हो तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V/R, इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। फर्दर हम टॉपिक नए पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर रेजिस्टेंस एंड इस फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला रेजिस्टेंस। देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है भाई, 6th टॉपिक है शायद, मे बी, या यू कैन करेक्ट इट if I am wrong, that's not a big mistake, okay. Now we will start about the resistance. What is the resistance? Okay, that's it. रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार, दो मैंने स्टार लगा दिए हैं, एक तो ओम्स लॉ में और दूसरा रेजिस्टेंस में। इसके अरेंजमेंट को भी इसी में देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअली में, रेजिस्टेंस क्या है, इट, शॉर्ट में लिखना रेजिस्टेंस, इट इज अपोज्ड टू दी इलेक्ट्रिक करेंट। ये इलेक्ट्रिक करेंट को क्या करता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करेंट को अपोज करता है, क्या करता है, अपोज टू द इलेक्ट्रिक करेंट। और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअली में हीट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, पंखा हो, टीवी हो, ट्यूबलाइट हो, XYZ, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, वो क्या करते हैं, करंट को रोकने की कोशिश करते हैं, दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इट अपोज टू दी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पढ़ते हैं, आर क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने पिछले लिखवा दिया है, दोबारा लिखवा रहा हूं, L अपॉन A। व्हाट इज A? L इज योर लेंथ ऑफ वायर, कंडक्टर लेंथ, और A हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी मैं ग्राफ बना के समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेते। क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज योर कंडक्टर, एंड दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये A है आपका, और यहाँ से यहाँ तक जो ये है ना, ये लेंथ है, ठीक है, आप समझ सकते हो आप, ठीक। और जैसे ही मैं R को हटाऊंगा, ये कोफिशिएंट को हटाऊंगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, रो, दैट इज योर रो। अभी हम समझने वाले हैं रो क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ऊपर, ठीक, दैट इज योर रो, ठीक। व्हाट इज रो, अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं रो के बारे में, पढ़ते हैं रो क्या है। रो, दैट इज योर रजिस्टिविटी। क्या है आपकी ये, रजिस्टिविटी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इट डिपेंड्स, क्वेश्चन स्टार पॉइंट लगा लो, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर। एक कॉपर वायर ले लो
उसको कितना लंबा कर दो, कितना मोटा कर दो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन रेजिस्टेंस वेरी करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, एल और ए पे, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। लेकिन क्या रजिस्टिविटी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं रजिस्टिविटी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है नेचर पे। आप किसी वायर को मोटा है उसे पतला कर दो, थिन कर दो, थिक कर दो, उसकी लेंथ बढ़ा दो, क्या उसका मटेरियल थोड़े ना बदल रहे हैं? जब तक आप मटेरियल नहीं बदलोगे ना, जब तक रजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि हर एक मेटल की अपनी अपनी रजिस्टिविटी होती है। इट इज़ क्लियर? ठीक है, दैट इज़ योर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो देखो आर डायरेक्टली पोर्शन, ये लिख लो, ये स्टार पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आर जो डायरेक्टली होता है एल के, और आर रेसिप्रोकल होता है 1/a, रेसिप्रोकल होता है, नीचे जाए तो रेसिप्रोकल। तो आर अगर लेंथ बढ़ाएंगे, बढ़ाने का सिंबल देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अगर लेंथ इंक्रीज करूँगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, आर भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर मैं लेंथ घटाऊंगा तो ये भी घट जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है सेम, क्योंकि ऊपर ऊपर है, ध्यान दो, नीचे तो अपोजिट। अगर मैंने बढ़ा दिया, वायर को थिक कर दिया, तो क्या होने वाला है? उसमें रेजिस्टेंस क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। तभी आपने देखा होगा कि हम जब बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बड़े बड़े वो वायर सर्किट बनाते हैं, तो वहाँ पे जो वायर होता है वो थिक लिया जाता है, क्योंकि उसमें मिनिमम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और हम करते क्या हैं, उसे थिक कर देते हैं। थिक करने से क्या होती है? रेजिस्टेंस कम हो जाती है और पावर सप्लाई में ज़्यादा मिलती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो? यहाँ ये आपके जो स्टार पॉइंट है आप ध्यान दें। ठीक है, कीप इन योर माइंड। एंड देन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हम लेंथ ले रहे हैं ना, लेंथ हमेशा क्या रहेगी आपकी? मीटर में रहेगी। लेंथ मीटर में रहेगी आपकी। किस में रहेगी? स्मॉल है, मीटर में। और एक ही असाइंड क्या रहेगी? एरिया, मीटर स्क्वायर में रहेगी। ये मीटर स्क्वायर में रहेगी। क्लियर बात रहेगी? मीटर स्क्वायर में रहेगी। ऐसा यूनिट ध्यान देना, ऐसा यूनिट। ये नहीं किलोमीटर लिख के आ जाओ, सर लेंथ तो किलोमीटर में होती है, सेंटीमीटर में लिख के आ जाओ, ध्यान देना। हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व इट। ठीक है, अदरवाइज आप गलत करके आ जाओगे। मीटर को हमेशा मीटर में, लेंथ को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है। हम देन मूव एरिया को भी हमेशा मीटर स्क्वायर में करना है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो, और पहली बात आपको ये बताना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो सेंटीमीटर में थोड़ा ना होगा, इतना मोटा थोड़ा ना वायर कोई लेगा भाई, रेडियस है ये। ठीक है, और एरिया निकालने का तरीका आपको पता होगा। एरिया कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल एरिया कितना होता है बताओ? क्रॉस सेक्शन एरिया ना कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तरीके से निकालेंगे हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि आपको वहाँ पर रेडियस दी होगी, और आर इज़ अ रेडियस, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ध्यान से। एरिया निकालो, वहाँ वैल्यू नहीं दी होगी एग्जैक्ट, वहाँ पर रेडियस दिया होगा आपको। क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, सर्कल जैसे दिख रहा है, लुक लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर में जो अपर जो कैप होता है ना, ये कैसे दिखता है? सर्कल टाइप का। सर्कल की कैप दिखती है, नीचे भी सर्कल कैप दिखती है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या निकलेगा? एरिया निकाल देना सर्कल का। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? हाँ, तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन ये हमारे में है। ठीक है, मिक्सर अलग चीज़ आए, मिक्सर कठिन हो जाएगा आपका। तो कॉम्बिनेशन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल। ये तो सीरीज में आएंगे, या तो पैरेलल आएगा भाई। हम तो यहाँ कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं सीरीज, या तो हम पैरेलल पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है भाई। सीरीज में क्या डिफरेंस है? सीरीज में क्या रहता है? सीरीज में आपके जो करंट रहता है, आई रहता है, कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। मैं बार बार शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे एक बार आपको बता दिया है। और यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एक काम करता हूँ ना, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। सीरीज में जो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये R1, R2, R3, यहाँ पे भी आई, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर भी आई, और निकल भी गई आई, और दी भी थी हमने आई। सेम रहेगा ही। पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, यहाँ पे V1, V2, यहाँ पे V2, V3। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरा जो फाइनल पोटेंशियल दिया था V, तो यहाँ तो V मिल नहीं रहा है, तो V डिफाइंड हो रहा है ना, V अलग अलग हो गया, V1, V2, V3 ऐसे आता जाएगा ये तो। ठीक है, लेकिन V इक्वल टू क्या होता है? IR, हमने पीछे पढ़ लिया है। V इक्वल टू IR तो हमें पता है, इक्विवेलेंट है। ये क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा I इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी R
आई तो सेम रहेगा ना, आई भाई सेम है ना, बार बार बता रहा हूँ, आई सेम है ना, आर अलग है ना, आई सेम है, आर अलग है, आई सेम है, आर अलग है, ठीक है। सब में से आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आई कॉमन और इधर से भी आई कॉमन। R1 R2 प्रूफ नहीं करवाएगा आपको, अगर करवा दे तो अच्छी बात है, फालतू के नंबर प्रूफ नहीं करवाएगा आपको, तो फॉर्मूला याद करना है और जो ये नीचे आ चुका है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है भैया, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज योर इक्विवेलेंट। पैरेलल में क्या होगा भाई, पैरेलल में आपका इस तरीके से, चाहे 3 लगा दूं, चाहे 4 लगा दूं, चाहे 2 लगा दूं, इट डजंट मैटर। इस तरीके से मानो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे V वोल्ट लगा रहा हूँ ना, तो V यहाँ पे रहेगा, V यहाँ पे रहेगा, V यहाँ पे रहेगा, लेकिन 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 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिया मैंने I करंट, यहाँ पहुँचेगा I1, यहाँ पहुँचेगा I2, यहाँ पहुँचेगा I3, पोटेंशियल सब में सेम है, तो करंट मेरा वेरी कर रहा है ना, करंट वेरी कर रहा है तो करंट को जोड़ दो कि भैया टोटल करंट जितना दिया था उतना करंट मेरा यहाँ आ गया। और V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, IR, और हमें I की वैल्यू निकालनी, तो I की वैल्यू निकालनी तो V अपॉन R, और इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। V तो सेम रहेगा दोनों सबका, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। और ऊपर से V कॉमन, नीचे से V कॉमन, ये आ सकता है आपको प्रूफ करने के लिए। ऊपर से V कॉमन और इधर से भी V निकाल लिया हमने बाहर, यह आ जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। कैलकुलेशन का सारा खेल है, ठीक है। क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R3। ध्यान देना, कैलकुलेशन अगर वीक है तो ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे कि जब आप सॉल्व करोगे ना, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, देखो अगर मैं एग्जांपल में कहूँ कि बताओ मैंने पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा दिया और रेजिस्टेंस मैंने लगा दी कितनी, 4R लगा दी, यहाँ पे 3R लगा दिया ओम। अभी रेजिस्टेंस की सॉरी आप वहाँ पे लिख लो, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। और या तो ऐसे लिख दो या फिर आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, सांप ने कुंडली मान ली, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे, ठीक है। इट इज़ क्लियर, ये आप वहाँ पे मेंशन कर लो, रेजिस्टेंस की जगह मेंशन कर लेना है, और नोट जरूर बना लें इसका तुरंत फास्ट, ठीक है। सॉरी, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है हमारी ओम्स। ओम्स इस तरीके से लिख लो आप, ये दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते। जैसे ये दे दिया हमने, ठीक है, और यहाँ मैंने वोल्ट लगा दिया, कुछ भी मानो V लगा दिया, और देखते हैं इसमें कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। तो आप करोगे कि सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या है, तो आप सॉल्व करोगे इसे 1/2 प्लस 1/4 कैसे लिया आपने, एलसीएम ले लिया आपने 4 का। आप यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे 1, ठीक, कितना ही आएगा। तो आपने R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 3/4। ये आंसर नहीं है, ध्यान देना थोड़ा सा, बी अवेयर, ये नहीं है, इसको उल्टा लिखो, R को ऊपर लेके जाओ तो आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4/3। ये है आंसर, समझ में आया। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर आएगा, ये नहीं कि यहीं पे देखा और 4/3 मेरा आंसर, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है, बाकी ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा बन रहा था, एक बार आप इसे नोट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लेते हैं ये सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, इसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट दी, आई दिया तो हो क्या रहा है भाई, इसमें हो क्या रहा है कि जितना आपने इलेक्ट्रिक करंट मतलब पोटेंशियल दिया ना आपने, पोटेंशियल से दिया करंट, और करंट गया इधर, तो ये क्या करेगा भाई, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू हीट के कारण ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो कितनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, जितना आपने करंट प्रोड्यूस किया, जितना आपने पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल से करंट दिया, करंट की वजह से क्या हुआ, वो क्या करना है हीट अप होना चालू कर दिया। तो वो कितना हीट होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं भाई। चलो, एक्चुअली में हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए, वेट अ मिनट, यस,
ठीक है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक करंट, शायद मे बी 7th, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम देखने वाले हैं टॉपिक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हो क्या रहा है भाई? अरे जब हम हीट निकाल ली ना, आप देखते हो कि जब हम बैटरी मोबाइल चार्ज करते हैं या बैटरी चार्ज करते हैं तो हम आसानी से ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि होता क्या है कि भाई वो सिस्टम अपने आप वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाता है। यानी कि जब कोई सिस्टम वर्क करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, मोबाइल है, जैसे ये काम कर रहा है थोड़ी देर में, तो अपने आप ये थोड़ा सा हीट अप हो गया है। यानी कि कोई भी सिस्टम, जैसे आप कुछ वर्क करते हो तो आप गर्म हो जाते हो, वार्म हो जाते हो, वो उसी हीट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सिस्टम जितना वर्क डन करेगा उतना हीट होगा। तो अगर मैं इसको समझने के लिए, ये समझ रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इसका, मैं वो निकालने वाला हूँ कि सिस्टम जितना वर्क डन करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगर यही तो हमारी हीट है, एनर्जी तो है, वर्क डन क्या है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो वर्क डन ही हमारा क्या है, हीट प्रोड्यूस है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने सीधे पीछे से निकाला था, V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन W अपॉन Q पीछे, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख लिया वर्क डन, हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन ही तो हमारा क्या है, वर्क डन ही हमारा क्या है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, इतनी, और W इज इक्वल टू Q इंटू V, दैट इज इक्वल टू तो हीट। यही तो आपकी हीट है, हीट रिप्रोड्यूस बाय हीट को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय द ही H, कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही तो हमारी हीट है। तो H इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू V। तो H इज इक्वल टू Q की वैल्यू तो हमें पता है क्या, कैसे, क्योंकि भाई I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो मुझे जो Q की वैल्यू होगी क्या आ जाएगी, I इंटू टी। उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ से पुट कर लो, I इंटू टी इंटू वी। ठीक है, जितने फॉर्मूले बनाना है, V को रिप्लेस कर दो, V इक्वल टू क्या लिख दो, IR लिख दो। जितने फॉर्मूले बनाने हैं बनते चले जाएंगे, यहाँ से लिख लो। V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, IR, IR मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, I स्क्वायर RT। कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ याद जो रखने वाली चीज़ है वो आपको सिर्फ या तो ये याद रख लेना डायरेक्ट, चाहे ये याद रख लेना, और ये तो आपको लर्न करना ही करना है। इनमें से किसी को भी आप बना लो, अगर आपको सारे फॉर्मूले सही से याद हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब V नहीं दी, क्यू, ये क्यू है, क्यू जब नहीं क्यू दिए हो तो समझ जाना कि करंट के बेस पे दिया होगा, या नहीं वहाँ पर टाइम भी दिया होगा। जब टाइम ना दिया हो तो मतलब सीधे क्यू यूज कर लेना। तो ये और ये फॉर्मूले तो आप याद कर लो इस तरीके से। और याद रखो कि जितना वर्क डन करना पड़ता है ड्यूरिंग टू वर्क डन, ड्यूरिंग टू वर्क डन, हीट produced by a system, that is your heating effect। यानी कि जब कोई सिस्टम वर्क करता है, वर्क करने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे एक वायर है, वायर में आप वर्क करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज योर वर्क, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हीट है तो ऐसा क्या होगी बताओ, एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ द हीट इज योर जूल। क्या होगी इसकी, जूल, और जूल को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर रखा है। इट इज क्लियर, इट्स योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ये निकालने आ गया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने कैलकुलेट कर लिया आसानी से, सर हीटिंग इफेक्ट तो हमारा वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तुम्हारा वर्क डन नहीं होता है कि जितना ज़्यादा हमने वर्क डन करा दिया दैट इज योर हीट। ठीक है भाई, वर्क डन जितना हमने कराया, जितना सिस्टम में हीट प्रोड्यूस कर दी दैट इज योर हीट। नेक्स्ट सीन आप देखो कि अगर आप ये समझ गए तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जितना कोई काम करेगा, अगर किसी के पास अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे 1 सेकेंड में कोई आदमी थोड़ा सा काम कर रहा है, 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आदमी वो ज़्यादा काम कर रहा है, हम कहेंगे भैया ये ज़्यादा, इसके पास पावर ज़्यादा है। तो अगर हम लोग डेली लाइफ की अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो हम ये समझेंगे कि जो हमारा पावर होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारे वर्क को डिफाइन करता है। क्या करता है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली में क्या है, वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट सेकेंड पर वर्क डन पर यूनिट सेकेंड is known as electric power। कितना सिंपल आंसर है। या कह सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ सिस्टम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ सिस्टम कितने तरह की डिफरेंस बन सकती है। तीसरी डिफरेंस देखो, पावर कंज्यूम्ड, यानी कि पावर कितनी यूज हो रहा है, पावर कंज्यूम, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, पावर कंज्यूम्ड। जैसे कि एक बल्ब है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो रेट निकालना है कितना वो जल रहा है, कितना वर्क कर रहा है। कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पंखा है, कितनी पावर यूज कर रहा है, दैट इज योर ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर। जब भी आपको रेट बोले, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बोले, पावर कंजप्शन बोले, तो पावर कंजप्शन कैसे करे, पर यूनिट टाइम में यही तो करेगा। तो है क्या पावर, अब बात लिया तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज योर पावर। और ऊपर से हमने निकाल दिया हीट ही तो है जो वर्क डन कर रहे हैं, और हीट का फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ रखा है, H=I²R/T। बस टी बार को रिमूव करना था और कहानी हमारी ख़त्म। याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, टी से टी कैंसिल, तो P=I²R। P= कितना आ जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, लिख दो हैं। यहाँ से देखो आई को रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस कर सकते हैं आई को, I=V/R, यहाँ से रिप्लेस कर दो, आई की जगह लिख दो V²/R² इंटू R से कैंसिल, क्या आ गया, सॉरी पावर V²/R। कितने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको तो सिर्फ ये याद करना है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करनी है, या तो इसको हटा दो, आप इस तरीके से समझ लो इसे, बस इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और एक हमारी कॉमर्शियल यूनिट आती है किलोवाट आवर, ठीक है ना, किलोवाट पर आवर कितनी एनर्जी होती है, 3.6 × 10⁶ जूल, इतनी एनर्जी होती है हमारी। कॉमर्शियल यूनिट है, याद रखना, सिर्फ वैल्यू याद रखना, 3.6 × 10⁻6, ये हमें याद रखना, इतनी जूल की यूनिट को हम लोग किलोवाट पर आवर बोलते हैं। किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट आवर में जो एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। और आपका अगर कुछ कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो सॉरी टू से, बट मैं ये कहूँगा कि आपको इसका नोट बना लेना अपनी उसमें कॉपी में, और इसे रिवाइज करते रहना, बस मोर देन सफिशिएंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो हम लोग तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बाकी देख लेना आप। ओके बाय।